नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है ठहरी क्लासेस में। तो दोस्तों, आप सभी को पता ही होगा कि डीआरडीओ ने वैकेंसी जारी कर दिया है दोस्तों। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि जो टेक्नीशियन ए है उसके अंतर्गत जो इलेक्ट्रीशियन है, तो दोस्तों मैं उसके लिए प्रीवियस ईयर का एग्जाम पेपर लेके आया हूँ, जो मैं उसको भी आपको पूरा सॉल्व करके बताऊंगा। तो दोस्तों ये अपने जो डीआरडीओ के एग्जाम है इलेक्ट्रीशियन जो मतलब टेक्नीशियन ये है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा। तो दोस्तों मैं इसमें आपको जो अपने जो चारों ऑप्शन है, चारों ऑप्शन के बारे में डिस्क्रिप्शन में पूरा आपको बताऊंगा। तो जल्दी दोस्तों अपना पहला क्वेश्चन आ जाएगा। इसमें निम्न में से कौन सा, देख पा रहे पहला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पदार्थ चुंबक द्वारा प्रबल रूप से आकर्षित नहीं होता। तो दोस्तों इसमें पूछा है उसने कि कौन सा आकर्षित नहीं होता, तो इसमें आ जाएगा मैग्नीशियम। जैसे कि मास्टर की, तो इसमें आंसर आपको दिख ही पा रहा होगा, ठीक है। फिर भी मैं आपको चारों का इसमें पूरा बताऊंगा, ठीक है। तो दोस्तों इसमें लोहा है, इस्पात है, निकिल है। तो दोस्तों ये जो फेनिको है ना, मतलब कि निकिल और कोबाल्ट ये काय के अंतर्गत आता है दोस्तों, अपना फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के अंतर्गत आता है, ठीक है। जो इसमें जिसकी जो चुंबकनशीलता होती है दोस्तों, इसकी चुंबकनशीलता कितनी होती है, 1 से 1000 तक होती है, ठीक है। मतलब इकाई से काफी अधिक होती है, क्योंकि दोस्तों इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनने वाले मैं उसका सब आपको यहाँ पे पूरा बता देना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो दोस्तों जैसे कि ये जो मैग्नीशियम ये पैरामैग्नेटिक पदार्थ के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो मैं आपको इसमें शुरू से लेके चलता हूं कि जो अपना पहला है फेरोमैग्नेटिक पदार्थ, जिसको लोह चुंबकीय पदार्थ कहते हैं, जो दोस्तों एक मैग्नेट के द्वारा बड़ी शक्ति से आकर्षित किए जाने वाले पदार्थों को लोह चुंबकीय पदार्थ कहते हैं, ठीक है। जो लोहा, निकिल, कोबाल्ट, स्टील इसके उदाहरण है, जिसकी जो चुंबकनशीलता होती है म्यू है ना, वो कितनी होती है, 1 से काफी अधिक होती है, मतलब कि 1 से 1000 तक होती है, ठीक है। अब जो सेकंड आ जाएगा अपना अनुचुंबकीय पदार्थ, जिसको बोलते हैं पैरामैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है। तो जानते हैं पैरामैग्नेटिक मटेरियल क्या होता है, ठीक है। तो वे पदार्थ जिन्हें चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर कम आकर्षित होता है, मतलब कि मैग्नेटिक एरिया में रखने पर क्या होता है, कम आकर्षित होता है, उससे अनुचुंबकीय पदार्थ पैरामैग्नेटिक मटेरियल बोलते हैं। तो इसके उदाहरण जानते हैं हम, एल्यूमिनियम, प्लेटिनियम, ऑक्सीजन, मैग्नीज, ठीक है। और ये हवा है, जो हवा होती है, ये मैग्नीशियम आ गया, इसमें प्लेटिनियम आ गया, ऑक्सीजन हो गया, ये सब काय के अंतर्गत आता है दोस्तों, अपना पैरामैग्नेटिक पदार्थ के अंतर्गत आता है। अब थर्ड आ जाएगा अपना डायमैग्नेटिक पदार्थ, ठीक है। थर्ड क्या अपना डायमैग्नेटिक पदार्थ होता है, जिसको बोलते हैं अचुंबकीय पदार्थ, ठीक है। उसको हम लिखेंगे अचुंबकीय पदार्थ, ठीक है, जिसको बोलते हैं डायमैग्नेटिक पदार्थ, ठीक है। तो उसके अंतर्गत क्या क्या आता है देखते हैं। बिस्मत आता है, सल्फर आता है, ग्रेफाइट आता है, नमक आता है, जेल आता है, हीरा आता है, ग्लास आता है, लकड़ी, ये सब काय के उदाहरण डायमैग्नेटिक पदार्थ के। क्योंकि दोस्तों जो नेक्स्ट एग्जाम अपना होने वाला है, तो उसमें दोस्तों इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनने वाले, इसलिए मैं आपको ये पूरा क्लियर करा दे रहा हूँ, ठीक है। तो जो इसमें डायमैग्नेटिक पदार्थ होता है, जो बिस्मत होता है, वो सबसे शक्तिशाली डायमैग्नेटिक पदार्थ होता है, उसके अंतर्गत आता है। ये एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, ठीक है। अब मैं इसका बताना चाहूंगा, जो इसकी चुंबकनशीलता होती है क्या होती है, 1 से कुछ कम होती है, ठीक है, इकाई से कुछ कम होती है। और मैंने आपको पैरामैग्नेटिक पदार्थ जो होता है, अनुचुंबकीय पदार्थ जो होता है, उसकी नहीं बताता, तो दोस्तों उसकी इकाई से कुछ अधिक होती है, ठीक है। तो ये आपको मैंने जो तीनों इसके अंतर्गत आते हैं, वो मैंने आपको तीनों चीज बता दिया, ठीक है, क्वेश्चन पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना क्या है। तो निम्न में से किसके दौरान पी टर्मिनल बैटरी के धनात्मक छोर तथा एन टर्मिनल बैटरी के ऋणात्मक छोर पर लगा होता है। तो दोस्तों इसमें आ जाएगा फॉरवर्ड बायस, जिसको बोलते हैं अग्रदिशकीय झुकाव, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा अपना बी, अग्रदिशकीय झुकाव, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसमें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ओम के नियम के अनुसार विद्युत धारा किसके अनुक्रमानुपाती होती है। तो दोस्तों मैंने कल ही एक क्वेश्चन ये एमसीक्यू में पढ़ाया था, मतलब तो उसमें बताया था मैंने अच्छे से, इसको डिस्क्रिप्शन के माध्यम से भी बताया था पूरा, है ना। तो दोस्तों जो होता है वोल्टेज क्या होता है, V प्रोपोर्शनल I होता है, ठीक है। वोल्टेज के समानुपाती होता है तथा रेजिस्टेंस की क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा वोल्टेज, ठीक है ना। और V प्रोपोर्शनल 1/R आता है, ठीक है, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। आगे देखेंगे। चौथा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना चौथा, जब मोटर का आर्मेचर चुंबक क्षेत्र में घूर्णन करता है, ठीक है, इसमें क्या लिखा है, जब मोटर का आर्मेचर जब चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन करता है तो यह बल की चुंबकीय रेखाओं को काटता है, तो फिर क्या होगा। तो दोस्तों फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के अनुसार, जो फैराडे भैया थे हमारे, तो उनके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के अनुसार जब किसी चालक को चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है, तो उसमें क्या होता है, विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। तो इसका आंसर क्या जाएगा, देखते हैं इसका आंसर क्या है, विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है, मतलब कि एक मिनट
विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या, 5वां क्वेश्चन, भूतार बनाने के लिए निम्न में से किस पदार्थ का इस्तेमाल किया जाता है। तो ठीक है, भूतार बनाने के लिए देखिए बहुत ही अच्छा इसमें आंसर दिया हुआ है, जस्सेदार चार मतलब कि GI गैल्वेनाइज्ड आयरन बोलते हैं। ठीक है, गैल्वेनाइज्ड आयरन जिसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, आगे देखेंगे हम 6वां क्वेश्चन। ठीक है, 6वां क्वेश्चन में क्या बोल रहा है देख पा रहे, 1 मिनट। हाँ, डायक के मामले में ठीक है, ये ऐसा लिखा हुआ, डायक के मामले में अनुप्रयुक्त वोल्टेज जब अवधान वोल्टेज मान से अधिक हो जाए तो लीकेज धारा का मान क्या होगा। ठीक है, लीकेज धारा का कांति मान। ठीक है, तो इसमें आ जाएंगे दोस्तों, ये क्या होता है, ये बढ़ जाता है। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक सिंक्रोनस मोटर के स्टेटर में, जैसे इसमें लिखा हुआ, एक सिंक्रोनस मोटर के स्टेटर आधारित विद्युत वाहक बल EMF का परिणाम किस पर निर्भर करता है। तो इसमें आ जाएगा एक्साइटर, मतलब जो अपना DC उत्तेजन होता है दोस्तों, उस पर यह आधारित होता है। ठीक है, आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद में, प्रतिरोध का ताप गुणांक प्रतिरोध में प्रति कहाँ होने का परिवर्तन होता है। तो दोस्तों इसमें कुल मिला के जो अपना ताप गुणांक होता है उसका परिभाषा पूछ लिया, कुल मिला के मतलब किसमें अपन उसको दर्शाते हैं। तो देखा जाए तो जो अपना ताप गुणांक होता है वो काय में होता है, ओम प्रति डिग्री सेल्सियस में होता है। ठीक है, तो इसमें आ जाएगा ओम प्रति डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, लिखा हुआ है ना। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, फॉर बोरिंग स्मॉल होल ऑन वुडन आर्टिकल विच टू इज यूज। तो मतलब कि जो लकड़ियों में छेद किया जाता है वो किसके द्वारा किया जा रहा है, पूछना चाह रहा है। ठीक है, तो देखो इसमें दोस्तों इसका आंसर आ जाएगा बिडल, मतलब कि उसको बोलते हैं हिंदी में सुजा बोलते हैं। ठीक है, इसका आ जाएगा बिडल आंसर आ जाएगा। अब ठीक है, ये इतना तो मतलब ज्यादा भारी क्वेश्चन नहीं है, सरल सा क्वेश्चन। ठीक है, आगे देखेंगे, आगे देखिए, एक मोटर परिवर्तक कन्वर्टर समुच्चय सेट किसका संयोजन स्वरूप होता है। ठीक है, तो इसका आ जाएगा दोस्तों मोटर जनरेटर, मतलब MG सेट जिसको बोलते हैं हम, MG सेट आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, MG सेट आ जाएगा इसका आंसर, बहुत ही सरल आंसर, कोई बात नहीं, कोई मतलब बड़ा इसका क्वेश्चन नहीं है, तो कोई आ चुका एग्जाम में। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 11वां क्वेश्चन क्या है, तो देख पा रहे होंगे आप, मेगर उपकरण का प्रयोग किनके बीज रोधन की जांच करने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों मैं आपको बता देना चाहूँ जो मेगर क्या करता है, जैसे कि हमको ट्रांसफार्मर हो गया, उसका अगर मेगर लेना है तो हम क्या करेंगे, मतलब कि जो वाइंडिंग से LV to HV लेते हैं तथा LV to अर्थ लेते हैं, तथा जो स्टार में है तो जो अंदर की वाइंडिंग है दोस्तों फेस टू फेस लेंगे। ठीक है, तो उसमें हम जब घुमाते हैं उसको, मतलब जो 160 RPM से, तो वो क्या होता है, उसमें वोल्टेज उत्पन्न हो जाता है। मतलब ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि किसके किसके बीच मतलब लिया जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा अपना उच्च विभव बिंदु तथा भूमि, मतलब कि ग्राउंड के बीच लिया जाता है। ठीक है, जैसे कि आपको अगर मेगर चेक करना चालू है, मतलब किसी भी चीज का आपको पहले मेगर करना है, जैसे केबल का लिया जाता है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना है, आपको मेगर को पहले चेक करना है, तो उसको पहले शॉर्ट करना है, तो उसकी जो कंटिन्यूटी क्या आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए वहां पे। ठीक है, मतलब कि 0 दर्शाना चाहिए शॉर्ट करने पे ना। और जैसे आपने खोल दिया और फिर उसको आपको घुमा रहे, तो उसका जो मतलब जो डायल पे उस पर क्या दिखाना चाहिए, इन्फिनिटी दिखाना चाहिए। इसका मतलब कि जो अपना मेगर है वो सही कार्य कर रहा है। ठीक है, ये मतलब मेगर को टेस्ट किया जाता है, ऐसा है ना। आगे देखेंगे, बारह क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सी रोधी सामग्री ऑक्सीकरण तथा अग्नि जोखिम के लिए अत्यधिक प्रतिरोधक होती है। तो इसका जाएंगे दोस्तों कृत्रिम रोधी तेल, सिंथेटिक इंसुलेटेड ऑयल बोलते हैं इसको। ठीक है, इसमें से अर्धक भी आ सकता था, बाकी इसने सिंथेटिक मतलब कि इंसुलेटेड ऑयल को माना है। तो ठीक है, ये भी आ जाएगा इसमें। ठीक है, आगे देखेंगे, टेपिड क्षेत्र नियंत्रण विधि में श्रेणी मतलब कि सीरीज फील्ड वाइंडिंग को कम करने से फ्लक्स में क्या होगा। तो दोस्तों मैं आपको बता देना चाहूंगा कि इसका देखिए, मैं इसका आंसर आपको बता देता हूँ। पहले गति में वृद्धि होगी, वो कैसे होगी, क्योंकि जो अपना ये होता है स्पीड प्रोपोर्शनल 1 फ्लक्स होता है। ठीक है, तो वो क्या बोल रहे हैं कि फ्लक्स को कम कर दिया, मतलब कि उसको उसने डाउन कर दिया, तो स्पीड क्या हो जाएगी, इसकी बढ़ जाएगी। ठीक है, ये फार्मूला इसमें लगेगा। ठीक है, तो दोस्तों आपको ये समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए
एक प्रत्यावर्तक अल्टरनेटर द्वारा उत्पादित विद्युत वाहक बल ईएमएफ का परिणाम किसको बढ़ाकर बढ़ाया जा सकता है। तो दोस्तों जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि जो ईएमएफ होता है ना, वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, फ्लक्स के प्रोपोर्शनल होता है। मतलब कि जितना ज्यादा अपना फ्लक्स को बढ़ाया जाएगा उतना अधिक अपना जो ईएमएफ होता है वो बढ़ते जाएगा। और जो फ्लक्स किसके प्रोपोर्शनल में होता है, वो करंट के प्रोपोर्शनल में होता है। मतलब ये करंट बढ़ेगा तो अपना फ्लक्स बढ़ेगा, फ्लक्स बढ़ेगा तो ईएमएफ बढ़ेगा, ठीक है। तो उसके अनुसार इसका आंसर देखते हैं यहाँ पे क्या होगा। तो इसमें बोला कि इसमें जो आंसर दिया रोटर कुंडलन, मतलब कि रोटर की वाइंडिंग की उत्तेजना को बढ़ाकर, मतलब कि उसको उत्तेजन विद्युत धारा बढ़ाकर, मतलब ये करंट को बढ़ाकर, जो उसकी जो करंट है दोस्तों उसको बढ़ा दिया जाएगा। तो आपको बताना करंट बढ़ेगा, फ्लक्स बढ़ेगा, फ्लक्स बढ़ेगा तो विद्युत वाहक बल बढ़ जाएगा, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इसमें बोला है निम्न में से किस कुंडलन में, मतलब कि वाइंडिंग में कुंडली के आरंभिक तथा अंतिम छोर एक दूसरे को क्रॉस करते तो 60 हो जाता है, ठीक है। इसमें बोला 60 हो जाता है, ठीक है। तो दोस्तों इसका आंसर आ जाएगा प्रतिगामी रिट्रोग्रेसिव वाइंडिंग, ठीक है। क्या आ जाएगा, रिट्रोग्रेसिव वाइंडिंग, ठीक है। प्रतिगामी कुंडली आ जाएगा, ठीक है। अब आगे नेक्स्ट देखते हैं। तो दोस्तों 16वां क्वेश्चन है अपना, अर्ध चक्र में बराबर अंतरालों पर मापे गए विद्युत वाहक बल ईएमएफ के तात्कालिक मान के औसत मान को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों इसमें क्वेश्चन में ही आंसर दे दिया, बाकी मैं इसका आपको डेफिनेशन ही पढ़ के बताऊंगा। देखिए तो ये जो इसका आंसर आ जाएगा औसत मान हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों इसका मैं आपको बता देता हूँ क्या होता है। तो जो औसत मान होता है दोस्तों, इसका आपको मैं डेफिनेशन बता देता हूँ ताकि जो नेक्स्ट एग्जाम अपना जो आने वाला डीआरडी होगा उसके लिए भी आपके लिए बहुत लाभदायक रहेगा, ठीक है। तो औसत मान क्या होता है, एसी का मतलब अल्टरनेटिंग करंट का औसत मान उस डायरेक्ट करंट के समान है जो किसी सर्किट में दिए गए समय में उतनी ही चार्ज स्थानांतरित करे जितना कि उसी सर्किट में उतने ही समय तक एसी देने पर स्थानांतरित करता है। तो ये क्या आता है, अपना डायरेक्ट औसत मान होता है, ठीक है। और इसमें जैसे लिखा है सामने में, अर्ध चक्र के बराबर अंतरालों पर मापे गए विद्युत वाहक बल ईएमएफ के तात्कालिक मान के औसत मान पर क्या कहा जाता है, मतलब औसत मान ही बोलते हैं, ठीक है। तो इसका और मैं एक डेफिनेशन देखिए, एसी की अवस्था में दो आधे चक्र, जैसे आपने देखा होगा कि साइनसोइडल वेवफॉर्म ऐसी चलती है, ठीक है। ये बनने पार्ट हो रहा है तो ये समझ लेना, ठीक है। दो आधे चक्र है जो एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत होते हैं। पूरे साइकिल में औसत मान क्या होता है, 0 होता है। इसीलिए आधे साइकिल पर औसत मान के अनुपात प्राप्त किया जाता है, मतलब कि इसलिए इसका जो आंसर आ जाएगा औसत मान आ जाएगा, ठीक है। आगे देखेंगे। सत्रह क्वेश्चन क्या है, इन निकल आयरन सेल द एक्टिव मटेरियल निकल हाइड्रो ऑक्साइड एंड द फ्लेक ऑफ निकल आर पैक इन। तो ये होती है दोस्तों, मतलब कि जो इसकी प्लेटों की क्या होती है, लेयर होती है, जो कि अल्टरनेट लेयर के रूप में होती है, ठीक है। एक के बाद ये रखी जाती है, ठीक है। अब आ जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। बिजली सजावट की एक तकनीक में अर्ध प्रत्यक्ष प्रकाश की सहायता से प्रत्यक्ष रूप से अधोमुख जाने, तो इसने क्या पूछा, बोले अर्ध प्रत्यक्ष प्रकाश से अधोमुख जाने के लिए बने कुल प्रकाश फ्लक्स का प्रतिशत क्या होगा। तो दोस्तों इसका आ जाता है 60 से 90%, और अगर वो प्रत्यक्ष पूछेगा तो इसका आंसर आ जाएगा 90 से 100% होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक सार्वत्रिक मोटर में फील्ड वाइंडिंग किस प्रकार से निर्मित होती है। तो दोस्तों ये यूनिवर्सल मोटर पूछा है, जो कि इसके ऊपर 2-3 क्वेश्चन बनते हैं, मैं जो कि आपको बताऊंगा। तो ये जो होता है मोटे तार की बनी हुई होती है, जो सुपर इनेमल तार, तांबे का जो तार होता है उसकी बनी होती है, जो क्या होता है मोटे तार की बनी होती है। जो यूनिवर्सल मोटर होती है दोस्तों, वो एसी और डीसी दोनों सप्लाई पर कार्य करती है, ठीक है। और जैसे कि अपने जो डीसी सीरीज मोटर होती है, मैं उसके बारे में बता देना चाहूँ, क्योंकि दोस्तों उससे भी कई बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं, हुए हैं, ठीक है। तो जो डीसी सीरीज मोटर होती है वो भी मोटे तार तथा कम लपेटने वाली होती है। तो दोस्तों जो डीसी सीरीज मोटर होती है उसमें स्टार्टिंग टॉर्क फुल लोड टॉर्क का 5 गुना होता है, इसीलिए इसे कभी भी लोड रहित अवस्था में नहीं चलाना चाहिए, नहीं तो इसकी जो वाइंडिंग होती है क्या होती है, उखड़ सकती है, ठीक है। तो जो डीसी सीरीज मोटर होती है
उसका उपयोग रियल इंजन, क्रेन, ट्रैक्शन कार्य में किया जाता है। तो जो यूनिवर्सल मोटर होती है दोस्तों, इसका उपयोग मिक्सर ग्राइंडर, जो अपना मिक्सर होता है, ठीक है, उसमें यूज किया जाता है तथा इसे एसी डीसी दोनों में चलाया जा सकता है, मतलब कि चलती है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बंद परिपथ में विद्युत वाहक बल ईएमएफ का बीजगणितीय योग प्रतिरोध के कारण विभव पातों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। उसमें किसमें मतलब किसके द्वारा दिया गया था, या किस में आता है? तो दोस्तों बहुत ही सिंपल सा आंसर इसका तो वोल्टेज नियम, मतलब कि जो किरचॉफ का सेकंड लॉ वोल्टेज नियम के द्वारा होता है। जो दोस्तों इसका एक पहला नियम भी होता है। ठीक है, पहला नियम मतलब इसको बोलते हैं करंट लॉ। ठीक है, आई जो बोलते हैं करंट लॉ, मतलब जो होता है करंट का नियम बोलते हैं। ठीक है, तो उसके अंदर उसके अनुसार क्या होता है कि किसी जंक्शन की ओर आने वाली तथा जंक्शन से बाहर जाने वाली धारा का बीजगणित क्या होता है? शून्य होता है। समेशन आई इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है, क्योंकि ये भी क्वेश्चन एक बार रिपीट होता है एग्जाम में। ठीक है, आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 21वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देख पा रहे होगे आप। 21वां क्वेश्चन आ रहा है, मापक यंत्रों में नियंत्रण टार्क आवश्यक होता है, क्योंकि यह। तो दोस्तों मैं आपको बता देना चाहूँ, जो मापक यंत्र होते हैं उनमें क्या होता है, 3 प्रकार के टॉर्क लगे हुए होते हैं। जैसे कि फर्स्ट आ जाएगा डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। ठीक है, पहला आ जाएगा डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, दूसरा आ जाएगा कंट्रोलिंग टॉर्क और तीसरा आ जाएगा डैम्पिंग टार्क। ये सब में क्या होता है, मापक यंत्रों में लगे हुए होते हैं। तो इसमें मापक यंत्र में जो नियंत्रण बलागुण टार्क का आवश्यक होता है, तो उसके लिए आ जाएगा विक्षेपण बलागुण का विरोध करता है, इसीलिए ये मतलब यूज होता है यहाँ पे। ठीक है, आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। एक उत्तम रोधी पदार्थ में मुख्य आवश्यकता होती है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, देखो मैं आपको बता रहा हूँ इसका। एक उत्तम रोधी पदार्थ में मुख्य आवश्यकता होती है। उत्तम जो रोधी होता है मतलब इंसुलेशन पदार्थ में मुख्यतः किसकी आवश्यकता, तो उसकी दोस्तों अच्छी असंवाहक, मतलब कि जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है वो अच्छी होना चाहिए। तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या में होती, किलो वोल्ट प्रति एमएम में होती, जो कि किसी भी इंसुलेटेड पदार्थ की क्या होना चाहिए, उच्च होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि आपने देखा होगा, जो भी केबल लेते तो हम देखते हैं कि उसकी जो केबल की स्ट्रेंथ है वो उच्च मतलब कि अच्छी है या नहीं। ठीक है, तो ये सब इसका मतलब इसका आंसर आ जाएगा ये बी, अच्छी असंवाहक। ठीक है, आगे देखेंगे। ट्रांजिस्टर में किस पर पावर खपत बहुत कम होती है। तो दोस्तों जो ट्रांजिस्टर होता है उस पर क्या होता है कि जो निम्न वोल्टेज होता है उस पर पावर खपत बहुत ही कम होती है। ठीक है, ये इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 24वां क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, परिवर्तक ट्रांसफार्मर के तेल के प्रवजलनांक को क्या कहा जाता है। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा दोस्तों, इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, स्फुरांक फ्लैश पॉइंट बोलते हैं इसको। मतलब क्या बोल रहा है ये कि जो ट्रांसफार्मर का ऑयल है, अगर उसकी जो भी कैपेसिटी होगी मतलब गर्म होने के बाद, मतलब उतने तक वो गर्म हो जाएगा, गर्म होगा, उसके बाद में क्या हो जाएगा वो उसका फ्लैश पॉइंट, मतलब कि वहां से जलना स्टार्ट हो, जहां से वो जलना है या फिर आग लगना स्टार्ट हो जाती है वहां पे, तो उसको बोलते हैं फ्लैश पॉइंट। ठीक है, ये होगा इसका आंसर। ठीक है, आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ लेड एसिड बैटरी इज फॉर्म बाय द एडिटिंग द फॉलोइंग इलेक्ट्रोलाइट। जो इलेक्ट्रोलाइट होता है दोस्तों उसमें क्या भरा होता है, सल्फ्यूरिक एसिड भरा होता है। ठीक है, लेड एसिड सीसा संचायक सेल होता है, उसमें क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड भरा होता है। तो दोस्तों उसमें क्या करते हैं, जो वाटर होता है वाटर में सल्फ्यूरिक एसिड को डाला जाता है ना। तो इसका आंसर आ जाएगा ये सल्फ्यूरिक एसिड टू वाटर। ठीक है, आगे देखेंगे। इसमें मतलब चालक के आधार पर किस प्रकार के अल्टरनेटर में भाप टरबाइन उत्पादित बल पानी द्वारा उत्पादित बल से अधिक होता है। तो इसका मतलब क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि उसने मतलब थोड़ा लिखने में मिस्टेक कर दिया, बोलना चाहिए दिखाया, तो वो पूछ रहा है कि जो भाप टरबाइन का अल्टरनेटर होता है और जो पानी मतलब हाइड्रो जो होता है, हाइड्रो जो होता है, तो इसमें से जो दोनों से जो बल उत्पन्न होता है तो वो किसमें अधिक होता है। तो वो स्वाभाविक सी बात है, जो स्टीम थर्मल पावर जो भाप वाला होता है उससे अधिक होगा। ठीक है ना। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अवमंदन बलागुण डैम्पिंग टार्क का, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 27वां, अवमंदन डैम्पिंग टार्क का चल कुंडली उपकरण में क्या विकसित होता है। तो दोस्तों इसमें क्या आ जाएगा, ये ईडी करंट आता है इसका आंसर। ठीक है, ईडी करंट मतलब कि मूविंग कॉइल उपकरण में क्या होता है, इसमें भंवर धारा द्वारा विकसित होती है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 28वां,
हम निम्नलिखित में से किस विधि के द्वारा दुर्घटनाओं से बच सकते हैं? तो दोस्तों इसमें अपना दिमाग लगाना था। इसमें तो वैसे देखिए इसका आंसर क्या हो रहा है, इसमें जैसे कि सुरक्षा उपकरणों का प्रयोग करके लिखा है, व्यक्तिगत उपयोग का प्रयोग करके, पुरानी अप्रचलित विधियों का उपयोग करके। तो दोस्तों इसमें जैसे ये तीसरा ऑप्शन है उसको अपन नहीं लगा सकते, ये दूसरा मतलब कि सेकंड आंसर आ जाएगा। क्या आंसर है इसका? कार्य विशेष, मशीन तथा कार्य स्थान से संबंधित सुरक्षा नियमों का पालन करके, ये इसका सटीक और सही उत्तर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से किसे मोम तथा यौगिक रोधी पदार्थ कहा जाता है? तो इसका आंसर आ जाएगा अपना पैराफिन। मोम को क्या बोलते हैं? ये मोम तथा यौगिक रोधी पदार्थ मतलब कि इंसुलेटिंग पदार्थ है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कार्बन प्रतिरोधों में प्रतिरोध बनाने के लिए कार्बन का प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि ये क्या होता है दोस्तों, ये अधात्विक पदार्थ है तथा आदर्श पदार्थ। आदर्श पदार्थ कैसे दोस्तों? क्योंकि आपको पता होगा कि जो कार्बन होता है, ठीक है, उसके हम ब्रश के रूप में भी यूज करते हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि जो कम्यूटेटर होता है उसके हम सप्लाई आउटपुट में लेते हैं, तो वहां पे कार्बन ब्रश का यूज किया जाता है। तो वो क्या होता है, वहां पे सेल्फ लुब्रिकेंट प्रॉपर्टी, मतलब कि वो चिकना भी होता है, मतलब कि खुद घिस जाता है, लेकिन जैसे कि अपना जो कम्यूटेटर होता है दोस्तों उसको वो घुसने नहीं देता, मतलब कि यहाँ पे जो कम्यूटेटर लगा होता है। तो ये एक आदर्श पदार्थ भी, जिससे ये मतलब अच्छा पदार्थ देखा जाए तो, ठीक है, इसलिए इसका यूज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक रोटर कन्वर्टर के 3 फेज सिस्टम में 3 स्लिप रिंग तथा 3 टेपिंग हो गए जो एक दूसरे से। अब जो 3 फेज सिस्टम होता है आप सबको पता होना चाहिए कि इसमें क्या होता है, 120 डिग्री पे ये एक दूसरे से अलग अलग होते हैं। ठीक है, बहुत सरल सा क्वेश्चन है। तो हाँ, फॉर मेजरिंग रेजिस्टेंस द फॉलोइंग नीड टू बी डन बिफोर यूजिंग एन ओम मीटर। मतलब कि जो क्वेश्चन है उसका बोलने का अर्थ क्या है कि मैं आपको समझाना चाहूंगा कि जो रेजिस्टेंस मापने के लिए, जैसे इसमें लिखा है मेजरिंग रेजिस्टेंस द फॉलोइंग नीड टू बी यूज्ड डन बिफोर यूजिंग ओम मीटर। तो ओम मीटर का उपयोग करने से पहले हमें क्या करना चाहिए दोस्तों, उसको चेक कर लेना चाहिए कि उसकी जो कंटिन्यूटी है, मतलब कि शॉर्ट करके उसको क्या करना चाहिए, शॉर्ट करके देख लेना चाहिए कि उसकी जो कंटिन्यूटी आ रही है वो 0 आ रही है क्या नहीं करके। ठीक है, तो उसका आंसर ये पहले आंसर आ जाएगा। देखिए इसमें दिया है सेट द पॉइंटर टू द 0 बाय शॉर्ट सर्किट इट्स प्रोब्स बाय द मींस ऑफ अ पोटेंशियोमीटर। ठीक है, आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। द लेमिनेटेड फील्ड ऑफ अ यूनिवर्सल मोटर यूज कोर फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टेटर एंड रोटर। तो दोस्तों ये पूछ रहा है कि जो कोर होती है वो काय की बनी हुई होती है। ठीक है, तो आप सभी को पता ही होना चाहिए, सब जितने भी अपने ट्रांसफार्मर हो गया, मोटर की कोर हो गई, काय की बनी हुई होती है दोस्तों। ये सब सिलिकॉन स्टील की बनी होती है। जो काय की बनी होती है, लेमिनेटेड आयरन कोर की बनी हुई होती है। इसमें अब लेमिनेटेड आयरन कोर लिया हुआ है, लेकिन अधिकतर अपन जो बोलते हैं इसको सिलिकॉन की बनी होती है जो लेमिनेटेड होती है। ठीक है, आगे देखेंगे। इसमें देखिए वह लैंप जो आमतौर पर 0 से 25 वाट के बीच के पावर के बने होते हैं उन्हें क्या क्या कहा जाता है। ठीक है, तो दोस्तों इसमें आ जाएगा निर्वात पूरित लैंप। मतलब कि दोस्तों ये जो छोटे लैंप होते हैं इनमें गैस भरने की आवश्यकता नहीं होती, इसीलिए इसको निर्वात पूरित मतलब कि वैक्यूम पूरित लैंप बोलते हैं। ठीक है, आगे नेक्स्ट देखेंगे। और जो बड़े लैंप होता है दोस्तों उसको बोलते हैं गैस पूरित लैंप। मतलब कि जैसे कि 100 वाट 200 वाट उनमें क्या होता है, गैस भरी होती है, जैसे कि आर्गन हो गया, नियान हो गया। ठीक है, आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। कोरोना के लिए निम्न में से कौन सा कारक जिम्मेदार होता है? कोरोना के लिए ये वाला कोरोना नहीं जो अभी आया था और जो चलेगा और जो कहीं कहीं है अभी भी। ठीक है, तो दोस्तों इसका आ जाएगा एक लॉस होता है अपने इलेक्ट्रिकल थ्योरी में। ठीक है, तो इसमें आ जाएगा अनियमित तथा रुक्ष पृष्ठ। ठीक है, जैसे कि इसमें चिकना पृष्ठ तो ये रहना चाहिए, मतलब कि जिम्मेदार नहीं, ये मतलब कौन जिम्मेदार है वो पूछ रहा है, इसलिए इसका आंसर आ जाएगा अनियमित तथा रुक्ष पृष्ठ होता है। नियमित तथा चिकना चालकों के बीच अधिक दूरी ये तो होनी चाहिए, ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, लेकिन जो खुरदरापन होता है उसके कारण उसमें क्या होता है वो लॉस होता है। इसीलिए इसका जो आंसर आ जाएगा 1 नंबर का क्वेश्चन, मतलब ये आंसर फर्स्ट वाला। ठीक है, अब देखेंगे 36वां क्वेश्चन।
इसका किसी विद्युत परिपथ में प्रतिरोधकों का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो दोस्तों थोड़ा कंफ्यूजन क्वेश्चन था इसमें, क्योंकि इसमें दो ऑप्शन ऐसे दिए, जैसे कि सेकंड ऑप्शन दिया कि विद्युत धारा का प्रवाह घटाने के लिए, ठीक है, ये होता है, ठीक है। और जो चौथा ऑप्शन है विद्युत धारा का प्रवाह रोकने के लिए। तो हम कई बार बोलते हैं कि जो रेजिस्टेंस होता है विद्युत धारा के मार्ग में और उत्पन्न करता है, ठीक है। अब लेकिन इसमें स्पेशली इसका जो आंसर आएगा दोस्तों, जैसे कि मैं आपको मतलब एक प्रैक्टिकल के माध्यम से समझाना चाहूंगा कि जो विद्युत धारा होती है, ठीक है, विद्युत धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करना रेजिस्टेंस कहलाता है। अब जैसे कि कोई परिपथ बना हुआ है, ठीक है, ठीक है, और उसमें 5 एम्पीयर की विद्युत धारा जा रही है, ठीक है। अब उसके सामने हमने क्या कर दिया कि रेजिस्टेंस लगा दिया, ठीक है, जो कि 3 एम्पीयर का है। तो वो क्या करेंगे दोस्तों, 3 एम्पीयर की वोल्टेज को क्या करेंगे, ड्रॉप करेंगे, और जो बाद आगे जो जाएगी वो सिर्फ 2 एम्पीयर की करंट जाएगी। इसीलिए विद्युत धारा का प्रवाह घटाने के लिए रेजिस्टेंस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, मतलब कि प्रतिरोधक जिसको बोलते हैं रजिस्टर, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा मतलब सेकंड जो परफेक्ट इसका आंसर होगा, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि समय आधारित पैमाने पर किसी विद्युत तरंग के आयाम परिवर्तन, समय आधारित पैमाने पर किसी विद्युत तरंग के आयाम परिवर्तन को देखने के लिए किस मापक यंत्र को बनाया जाता है? तो इसको बोलते हैं कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, ठीक है, ठीक है, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप बोलते हैं दोस्तों। इसका क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन आ रहा है कि जो कैथोड ऑसिलोस्कोप का हृदय किसे बोलते हैं? तो इसको तो बोलते हैं CRT, कैथोड रे ट्यूब जो होती है वो क्या होता है, कैथोड ऑसिलोस्कोप का क्या होता है, हृदय होता है। ये भी क्वेश्चन एक बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। दोस्तों मैं आपको बता देना चाहूँ कि जो DRD हो गया, DFCCIL हो गया, TO हो गया, LA हो गया, इन सब के जो एग्जाम दोस्तों मैं दे चुका हूँ, जितनी भी एग्जाम होती है, ठीक है, तो उन सब में ये सब क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं, ठीक है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री हो गया, ठीक है, जितनी भी एग्जाम होती है ये सब, तो दोस्तों उन सब के मैं पेपर इसमें डाल दिया करूंगा जब भी मुझे टाइम मिलता है, तो ठीक है। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें और नए हैं तो, ठीक है, और अगर आप पुराने हैं तो सब दोस्तों को शेयर कर दे और लाइक भी कर दे दोस्तों, ठीक है। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 38वां, एक प्रत्यावर्तक अल्टरनेटर में प्रति फेज प्रेरित होने वाली विद्युत वाहक बल EMF का माध्यम क्या होगा, ठीक है। अब इसने अल्टरनेटर का पूछा तो दोस्तों इसका आंसर आ जाएगा, मैं आपको आंसर बता देता हूँ, इसका आंसर आ जाएगा EP, ठीक है। EMF मतलब क्या हो जाएगा इसका, देखिए 4.44, इसमें जो होता है इसका आंसर देखिए 4. चलो मैं लिख के बता देता हूँ, 4.44 फ्रीक्वेंसी आ जाएगा, फ्लक्स आ जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर आ जाएगा, KC मतलब कि पिच फैक्टर आ जाएगा, T मतलब कि इसकी टर्न्स जो होता है ना, टर्न है ना, तो इतना आपको याद रखना, ओल्ट में होता है सब, ठीक है। तो ये भी कई बार एग्जाम में, बहुत सारे एग्जाम में रिपीट हो चुका है, कई बार एग्जाम में आ चुका है, दनादन पूरा भर भर के ट्रक से भर भर के क्वेश्चन आ चुका है वाला भी, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कोरोना द्वारा होने वाली हानियों में से एक निम्न में से क्या है? तो कोरोना क्या करता है, वो क्या करता है, पावर का लॉस करता है, ठीक है, ये पावर का लॉस करता है, ठीक है। ये प्रेरकत्व को बढ़ाना नहीं हो सकता, अति एमएस को कपाट में ये सब नहीं होता, शक्ति ह्रास कम करना ये सब नहीं होता। जैसे कोरोना क्या करता है दोस्तों, पावर का लॉस मतलब जो अपना लॉस होता है उसको बढ़ा देता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विद्युत अपघट्य इलेक्ट्रोलाइट का स्तर प्लेट से 1 सेंटीमीटर ऊपर उठाने के लिए सीसा अम्ल बैटरी को लेड एसिड में आसुत जल से मिलाने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? तो दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि हम जो डिस्टिल वाटर डालते हैं बैटरी में, तो उसको क्या बोलते हैं, ये टैपिंग अप मतलब कि लबालब भरना, ये इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसका आंसर ये आ जाएगा, ठीक है। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, भू लीकेज रिले ट्रिप कर जाती है जब न्यूट्रल से भू ग्राउंड वोल्टेज सीमा से अधिक विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है। मतलब कि जो न्यूट्रल दोस्तों उसमें से अगर किसी निर्धारित सीमा से बाहर चली जाती है, मतलब कि वोल्टेज की जो सीमा है उसी निर्धारित समय से ये बाहर चल जाएगा, मतलब कि जब न्यूट्रल से ग्राउंड वोल्टेज जो होता है वो किसी निर्धारित सीमा से बाहर चले जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, ट्रिप हो जाएंगे। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, सेकंड नंबर का आ जाएगा, ठीक है। आगे देखिए इस क्वेश्चन, बड़े आकार के 3 फेज प्रेरण मोटर की स्लिप कितनी होती है? तो जनरली दोस्तों अपनी जो स्लिप होती है 3 से 5% के बीच में होती है, लेकिन इसमें बड़े आकार का पूछा है तो उसकी तो और भी कम होगी, इसलिए इसका जो आंसर आ जाएगा 1.5 से 2.5% होगी, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द इफेक्ट ऑफ द आर्मेचर रिएक्शन इज द शिफ्ट द मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस। तो दोस्तों इसका आ जाएगा द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन फॉर द जनरेटर,
जो मैग्नेटिक एक्सिस होता है तो उसके डायरेक्शन में जो जनरेटर होता है, द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन फॉर द जनरेटर, इसका ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। द डायमीटर ऑफ अ वायर कैन बी मेजर यूज। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों, देखिए वायर गेज आ जाएगा। जैसे कि आप सभी को पता ही होना चाहिए, जो अपना इंडिया में जो चलता है किसी भी वायर का डायमीटर को चेक करने के लिए SWG, जिसको बोलते हैं स्टैंडर्ड वायर गेज, और एक होता है दोस्तों अमेरिका में AWG, अमेरिकन वायर गेज। ठीक है, तो ये आपको मतलब इनका फुल फॉर्म याद रहना चाहिए, कई बार एग्जाम में ये भी पूछा जा चुका है। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के थोड़ा न्यूमेरिकल है, तो देखते हैं इसको बना के क्या आंसर आता है इसका। तो एक शंट जनरेटर 440 वोल्ट, ठीक है, मतलब कि इसका 440 वोल्ट क्या दिया, वी दिया, वोल्ट पर 40 एम्पियर लोड विद्युत धारा की आपूर्ति, मतलब कि IL लोड करंट दिया कितना 40 दिया हुआ है। ठीक है, शंट वोल्टेज कितना दिया है, मतलब कि I शंट वोल्टेज। ठीक है, कितना शंट वोल्टेज प्रतिरोध, मतलब कि ISH कितना दिया हुआ दोस्तों 220 ओम, तथा आर्मेचर प्रतिरोध कितना दिया 0.8 ओम है। ठीक है, तो आर्मेचर विद्युत धारा ज्ञात करना, मतलब कि हमको क्या निकालना, IA निकालना है। ठीक है, तो दोस्तों मैं आपको बता देना चाहिए IA निकालने के लिए हमने वो पहले क्या करना पड़ेगा। तो देखिए अब ये शंट जनरेटर है, तो मैं आपको उसको पूरा अच्छे से बता देता हूँ। देखिए शंट जनरेटर करते हैं दोस्तों, इसमें क्या होता है, इजी जनरेटेड EMF क्या हो जाएगा, VT प्लस के IARA, एक फार्मूला होता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, दूसरा फार्मूला क्या आ जाएगा, ISH अपान के VRSH। ठीक है, इसकी सहायता से अभी हम निकालेंगे। और तीसरा फार्मूला क्या हो जाएगा, IA बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, IL प्लस के ISH। ठीक है, ये होता है। तो ये आपको मैं ये तीनों फार्मूला याद ही रखना, मतलब हर एग्जाम में ये आता है। ठीक है, तो हमको क्या निकालना है, इसमें विद्युत धारा, आर्मेचर की विद्युत धारा निकालना है। तो इसमें देखिए अपन पहले क्या निकाल लेते हैं, हमने हमारा उसमें देखिए ISH बराबर क्या होता है, V अपन के RSH। तो V कितना है इसमें दोस्तों 440 दिया हुआ है। ठीक है, और RSH मतलब कि शंट फील्ड का प्रतिरोध कितना दिया है 220 कट जाएगा, तो इसका 2 आ जाएगा। ठीक है, ये 2 आ गया। अपने को क्या निकालना है, आर्मेचर करंट निकालना है। तो आर्मेचर करंट मतलब देखिए IA बराबर क्या होता है, मैंने अभी आपको बताया IL प्लस के ISH। तो IL आपने को दिया हुआ है 40 पहले से दिया हुआ है, और ISH बराबर कितना निकला अपना 2, इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 42। इसका आंसर क्या आ जाएगा, 42 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित विद्युत धारा होगी, मतलब कि आर्मेचर करंट क्या होगा 42 एम्पियर का होगा। ठीक है, तो दोस्तों आपको यह समझ में आ गया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सीसा अम्ल लेड एसिड बैटरी में प्रयुक्त ऋणात्मक प्लेट काय का बना हुआ होता है। तो दोस्तों ये काय का होता है, PB स्पंजी लेड। ठीक है, इसका बना हुआ होता है। ठीक है, और मैं दोस्तों आपको इसमें बता देना दोस्तों, ये काय का बना होता है, PB स्पंजी लेड जिसको बोलते हैं। ठीक है, जो काय की होती है मतलब नेगेटिव प्लेट। और आपको दोस्तों ये पूछ लेता कि धनात्मक प्लेट काय की बनी होती, तो आप बोलते हैं उसको PbO2 बोल देते हैं, मतलब कि लेड पेरोक्साइड, जो सीसा संचायक सेल होता है उसकी जो पॉजिटिव प्लेट होती है PbO2 लेड पेरोक्साइड की बनी होती है, तो जो नेगेटिव प्लेट होती है PB स्पंजी लेड की बनी होती है। तो जो सीसा संचायक सेल होता है, ठीक है, अंतर्गत आता है। जो पूर्ण चार्जिंग होने पर दोस्तों 1.28, उसका जो ग्रेविटी होती है 1.28 होता है, और डिस्चार्ज होगा तो 1.18। जब सीसा संचायक सेल दोस्तों पूर्णतः चार्ज होगा तो उसकी ग्रेविटी आ जाएगी 1.28, और जब डिस्चार्ज होगा तो 1.18 हो जाएगा। ठीक है, और उसी प्रकार दोस्तों बैटरी का जो अपेक्षित घनत्व होता है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। वो क्या नापते, हाइड्रोमीटर के द्वारा बैटरी का अपेक्षित घनत्व को नापते हैं। और जो सीसा संचायक सेल होता है दोस्तों, उसका औसत वोल्टेज कितना होता है, 2 वोल्ट होता है। कितना होता है, 2 वोल्ट होता है। ठीक है, और उस पर जैसे कोई लोड नहीं है, तो कोई लोड नहीं है, ठीक है, तब उसका जो वोल्टेज होगा, वोल्टेज क्या हो जाएगा, वोल्टेज कितना हो जाएगा 2.2 वोल्ट प्रति सेल। ठीक है, प्रति सेल हो जाएगा। ठीक है, इतना आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों 47वां, द अर्थिंग इक्विपमेंट आर यूज्ड टू अवॉइड, मतलब कि इसका आंसर आ जाएगा लीकेज करंट के लिए। ठीक है, मतलब हम घरों में क्यों लगाते हैं कि जो जैसे हमारा फ्रिज है, कूलर है, उसमें जो लीकेज करंट होता है वो क्या हो जाए, आसानी से ग्राउंड हो जाए, इसीलिए हम क्या करते हैं, अर्थिंग को करते हैं। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 48 क्वेश्चन क्या बोल रहा है,
फोर्टी क्वेश्चन हो रहा है, भारतीय विद्युत नियम 1956 के अनुसार आपूर्ति में उपभोक्ता द्वारा प्रयोग करने के लिए किसको उसके परिसर में उपलब्ध करवाना तथा उसका रखरखाव करना चाहिए। तो दोस्तों न्यूट्रल बेस आपको पता है कि एमपीबी दे देती है। तो जो अर्थिंग होता है दोस्तों घर में, अर्थिंग को अर्थ टर्मिनल है, इसको प्रॉपर रूप से करके रहना चाहिए। घर में जो अर्थिंग होता है दोस्तों, उसके अर्थिंग मतलब अर्थिंग में नमक कोयला प्रॉपर रूप से डालते रहना चाहिए, जिससे हमको जो अर्थिंग है, जो भी हमने घर में भवनों में जो अर्थिंग कराई उसको प्रॉपर मिल सके। ठीक है, तो इसका ये ध्यान रखने को बोल रहा है। ठीक है, आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। एक सीसा अम्ल बैटरी में लेड एसिड बैटरी में विद्युत ऊर्जा किस रूप में संचित होती है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, रासायनिक ऊर्जा आती है, आप सभी को पता है, केमिकल एनर्जी इसको बोलते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। विद्युत वेस्टर्न वाइंडिंग मतलब कि विद्युत वाइंडिंग में निम्न में से किस विद्युत रोधी पदार्थों का प्रयोग किया जाता है। तो इन सब के लिए क्या होता है, ये एम्पायर क्लॉथ का यूज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जब पी तथा एन प्रकार के पदार्थ के दो छोटे टुकड़े उष्मा उपचार द्वारा एक साथ जोड़े जाते हैं तो यह संचित किस रूप में होता है। तो दोस्तों इसका आंसर आ जाएगा डायोड के रूप में यह संचित होता है। ठीक है दोस्तों, देखिए किसी एसी स्टेटर में वेस्टर्न तथा पूर्ण वेस्टर्न से पूरे किन आंकड़ों की जानकारी होनी चाहिए। बहुत सरल क्वेश्चन है, मतलब कि ये अच्छा भी क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका। तो दोस्तों इसका जाएगा अपना ध्रुवों तथा फेजों की संयोजनों की संख्या को अपने को पहले से लिखकर या फिर नोट करके रख लेना चाहिए। ठीक है, आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि एचटी फ्यूज का एक प्राथमिक पार्श्व संलग्नित हो गया है, मतलब कि ये संलग्नित मतलब कि ब्रेक हो गया है, तो प्राथमिक डेल्टा परिपथ में वी परिपथ बन जाए तो किस पर कार्य करने योग्य होगा। तो दोस्तों इसका आंसर आ जाएगा, जैसे कि मैं आपको बता देना चाहूँ कि क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है आपको। तो क्वेश्चन यह बोलना चाह रहा है कि पहले कोई अपना जो कनेक्शन था वो डेल्टा कनेक्शन था। ठीक है, वो 3 फेज सप्लाई से जुड़ा हुआ था। ठीक है, अब क्या हुआ कि ये फ्यूज लगे हुए, ये फ्यूज लगा हुआ, ये फ्यूज लगा हुआ, ठीक है, ये अपना सप्लाई आ रही है। ठीक है, अब ये वाला जो फ्यूज है, मतलब ठीक है, ये वाला फ्यूज क्या हुआ, ब्रेक हो गया मतलब कि खराब हो गया। ठीक है, खराब हो गया, तो अब उसके बाद क्या बोल रहा है, वो वीवी कनेक्शन में रूपांतरण हो गया। ठीक है, वीवी कनेक्शन बन गया, तो वो बोल रहा है कि वो अपने फुल लोड का अभी मतलब कि कितना मिल रहा है उसको, फुल लोड का कितने बार मिलता है। तो इसमें आ जाएंगे दोस्तों, जो वीवी कनेक्शन होता है उसमें फुल लोड का 58% मिलता है इसको। तो इसका आंसर आ जाएगा अपना पूर्ण भार के 58% का लोड उसको मिल जाएगा, मतलब ठीक है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो रहा है, 5 किलोवाट 50 हर्ट्ज 6 ध्रुवीय। ठीक है, स्लिपिंग प्रेरण मोटर क्या हो रहा है, 960 आरपीएम, तुल्यकालिक गति कितनी है, 1000 आरपीएम के साथ चल रहा है, तो परिपथ समर्पण स्लिप कितना, मतलब इसकी स्लिप पूछ रहा है। तो दोस्तों ठीक है, इसको निकालने के लिए बहुत ही अच्छा फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए इधर में सिंक्रोनस स्पीड माइनस के रोटर स्पीड अपन के सिंक्रोनस स्पीड इनटू के 100, ये स्लिप निकालने का परसेंटेज निकालने का ये फार्मूला है। ठीक है, तो देखते इसके अनुसार यहाँ पे मान रख देंगे हम। तो दोस्तों सिंक्रोनस स्पीड कितनी, इसमें तुल्यकालिक गति बोल रहा है 1000 आरपीएम है। ठीक है, माइनस के रोटर स्पीड कितनी है, 960 आ गई। ठीक है, अपन इसमें आ जाएगा 1000, ठीक है, इनटू के आ जाएगा 100। ठीक है, ये 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे। अब इसमें से इसको माइनस कर दिया जाएगा तो आपको 40 बच जाएगा। अब यहाँ जो 10 बचा है, 10 इसके नीचे में आ जाएगा, ऐसे कट जाएगा। तो कितना बचा इसका, 4% इसकी स्लिप आ गई। तो ठीक है, इसका आंसर क्या जाएगा 4%। ठीक है दोस्तों, ये फॉर्मूला याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो परसेंटेज स्लिप को निकालने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द रेशियो ऑफ पीक एंड आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी टर्म्स। ठीक है, तो देखिए दोस्तों इसको क्या बोलते हैं, पिक फैक्टर बोलते हैं। ठीक है, द रेशियो ऑफ आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी टर्म, तो इसको बोलते हैं पिक फैक्टर बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, मैं आपको दूसरा चीज बता देना चाहूँगा इसके साथ में ही कि जो फॉर्म फैक्टर होता है कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, जो फॉर्म, ठीक है, जो फॉर्म फैक्टर होता है उसका जो मान होता है वो क्या क्या होता है। तो दोस्तों जो फॉर्म फैक्टर होता है वो क्या होता है, फॉर्म फैक्टर जो होता है आरएमएस का मान, आरएमएस मान अपान के एवरेज वैल्यू मतलब कि औसत मान। ठीक है,
के अनुपात को फॉर्म फैक्टर बोलते हैं, जिसका अब जिसमें जो आरएमएस मान होता है दोस्तों, वो उसका जो आरएमएस मान होता है 0.707 अपॉन जो औसत मान होता है 0.637। तो जब इसको अपन दोस्तों मतलब इसका भाग दे देंगे तो इसका जो आंसर आएगा 1.11, ये काय का मान है दोस्तों, अपना फॉर्म फैक्टर का मान है। इसको याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से तुल्यकालिक मोटर का एक लाभ क्या है। अब दोस्तों इसमें देखिए, जिसमें कंडीशन दी हुई इसके अनुसार तो ये जो आंसर यहाँ ठीक क्या हुआ, यही ठीक है, मंद गति ये उच्च क्षमता, क्योंकि दोस्तों मंद गति पर न्यून क्षमता तो होती है, इसकी अच्छी क्षमता होती है। ठीक है, न्यून शक्ति पावर फैक्टर होता ही नहीं इसका, तीनों पे लीडिंग, लेगिंग और यूनिटी तीनों पावर फैक्टर की मोटर है, जो सिंक्रोनस में मोटर होती है और एक नियत चाल चलती है, इसलिए परिवर्ती प्रचालन भी ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, इसलिए इसका आ जाएगा मन गति उत्तेज स्थिरता। ठीक है, ऑप्शन का इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, अब आगे नेक्स्ट देखेंगे, डायोड में होने वाले विभवांतर को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों इसमें क्या आ जाएगा, अवक्षय क्षेत्र विभव वेरिएबल पोटेंशियल, इसका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, अवक्षय क्षेत्र विभव पोटेंशियल इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उच्च पराविद्युत डाइलेक्ट्रिक क्षमता युक्त रोधी पदार्थ है। तो दोस्तों इसका आंसर आ जाएगा अभ्रक। ठीक, अब इसने अभ्रक तो बोल दिया। अब दोस्तों इसके रिलेटेड एक और क्वेश्चन बनता है कि अभ्रक की जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है वो कितनी होती है। तो इसका आंसर आ जाएगा 20 से 60 किलो वोल्ट प्रति mm इसकी जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है। भी मतलब कई बार देखो क्वेश्चन क्या करेगा, कई बार ये पूछ लेगा कितनी होती है, अब इसने पूछा किसकी अधिक होती है या फिर किसकी उच्च होती है, तो इसमें क्या आ गया, अभ्रक आ गया। ठीक है, आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, in hand starter of the DC shunt motor of 3-point starter which of the following motor is used। तब दोस्तों उसने क्या किया है कि जो अपना क्वेश्चन है उसी में आंसर भी दे दिया है। अब जो समझ गया तो समझ गया, जो नहीं समझा तो नहीं समझा, कोई बात नहीं। अब उसने क्या पूछा कि जो 3-point स्टार्टर होता है वो कहाँ यूज होता है, तो वो अपना काय में होता है, शंट मोटर में यूज होता है। ठीक है, और सीरीज मोटर में तो आप सभी को पता ही है, उसमें क्या होता है 2-point स्टार्टर का यूज होता है, और जो कंपाउंड मोटर होती है उसमें क्या होता है 4-point स्टार्टर का यूज होता है। अब बच्चे अपने कौन सी शंट मोटर है जो कि होता है इसमें 3-point स्टार्टर का यूज होता है, इसीलिए इसका आंसर क्या जाएगा, शंट मोटर ही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, 3 फेज एसी स्टेटर वेस्टर्न में प्रति संपूर्ण कुंडली की संख्या निम्न में से किसके समान होती है। तो दोस्तों इसका आंसर है कुंडली समूह की संख्या के अनुसार कुंडली समूह की संख्या के अनुसार कुंडली योग्य संख्या। ठीक है, ये इसका आंसर है। ठीक है, आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक तुल्यकालिक मोटर। तो दोस्तों जो तुल्यकालिक मोटर होती है सेल्फ स्टार्ट नहीं होने वाली मोटर होती है, क्योंकि आप सभी को पता ही होगा कि जो सिंक्रोनस मोटर होती है दोस्तों उसमें क्या लगा होता है, एक एक्साइटर लगा होता है। अधिकतर जो एक्साइटर का यूज किया जाता है डीसी शंट जनरेटर का यूज किया जाता है। ठीक है, इसलिए याद रखना सेल्फ स्टार्ट नहीं होती। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लेड एसिड टाइप इज ऑन ऑफ द एक्यूमुलेटर ऑफ द बैटरीज एंड द अदर टाइप इज आर यूज। ठीक है, मतलब कि वो बोलना चाह रहा है दोस्तों कि यहाँ पे देखो, पहले एक सेकेंडरी सेल के बारे में बोल रहा है वो कि जो लेड एसिड बैटरी जो होती है सेकेंडरी सेल के अंतर्गत आती है, तो उसने बोला कि एक होती है लेड एसिड बैटरी होती है, और दूसरी बैटरी जो सेकेंडरी सेल के अंतर्गत आती है कौन सी होती है। तो दोस्तों उसका आंसर आपको पता होना चाहिए कि निकल कैडमियम एंड निकल आयरन जो बैटरीज होती है ये भी क्या होती है, सेकेंडरी सेल बैटरी होती है, मतलब कि सेकेंडरी बैटरी होती है। इसीलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा, निकल कैडमियम एंड निकल आयरन बैटरीज हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, in a rotary converter the commutator is the mounted on one side the rotor shaft will the slip ring mounted on। तो इसका आंसर आ जाएगा अदर साइड, मतलब कि उसकी विपरीत दिशा में लगा हुआ होता है, मतलब कि उसका आंसर आ जाएगा अदर साइड ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस चुंबक में ध्रुवता नियत रहती है। तो दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, स्थायी चुंबक में रहेंगे, आप सभी को पता ही होना चाहिए। जो स्थायी परमानेंट मैग्नेट होता है वो क्या होता है, देखिए परमानेंट मैग्नेट क्या होता है, ये नॉर्थ पोल हो जाएगा, ये साउथ पोल हो जाएगा, ये नॉर्थ से साउथ की ओर क्या हो जाएगा चुंबकीय बल रेखा जाती है, आप सभी को पता ही है। ठीक है,
तो इसमें पोल क्या होता है, फिक्स रहते हैं, ये नॉर्थ पोल हो गया, साउथ पोल हो गया, ठीक है। और अगर हम देखा जाए तो जो अपना इलेक्ट्रिक चुंबक होता है, मतलब विद्युत चुंबक, उसमें क्या होता है, पोल स्थिर नहीं होते, कभी वो तो एसी के ऊपर रहता है, ठीक है ना। तो इसका आंसर आ जाएगा अपना स्थायी चुंबक, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मीडियम इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस कैन बी डायरेक्टली मेजर यूज बाय यूजिंग, ठीक है। तो ये पूछना चाह रहा है दोस्तों कि जो अपना इलेक्ट्रिकल सर्किट में क्या होता है, हम जनरली जो स्मॉल जो ओम होता है उसको मापने के लिए किसका यूज करते हैं, तो ठीक है, तो उसका आंसर आ जाएगा ओम मीटर का यूज करते हैं, ठीक है। हम मेगर का भी करते हैं, पर मेगर का क्या करते हैं, उच्च प्रतिरोध को मापने के लिए करते हैं। तो इसमें लिखा है मीडियम इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस कैन बी डायरेक्टली मेजर बाय द यूजिंग, तो ओम मीटर को हम इसमें परिपथ में लगा के क्या कर सकते हैं, यूज मतलब कि ओम मतलब कि प्रतिरोध को नाप सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बहुत इंटरपोल, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए, इन विच द फॉलोइंग कम्यूटेशन मेथड द इम्प्रूवमेंट आर यूज्ड ड्यू टू विच ब्रशेस नीड नॉट बी एडवांस इन डायरेक्शन ऑफ रिलेशन, ठीक है, ये लिखा हुआ, ठीक है। तो ये पूछना चाह रहा है कि जो कम्यूटेशन मेथड होती है वो कौन सी होती है, सबसे अच्छी कौन सी होती है, क्योंकि जो जनरेटर होता है दोस्तों उसमें कम्यूटेशन होता है जो कि स्पार्किंग होती है, ठीक है। तो उसके लिए जो हम क्या करते हैं, एक तो हाई रेजिस्टेंस का यूज करके भी कम्यूटेशन कम करते हैं, और दूसरा मेथड क्या, इंटरपोल मेथड भी यूज करते हैं। तो इसका आंसर इंटरपोल इसलिए आ जाएगा क्योंकि अगर हम इंटरपोल मेथड का यूज करते हैं तो जो जीएनए से एमएनए जो होता है दोस्तों वो भी हमको शिफ्ट नहीं करना पड़ेगा, जो इंटरपोल मेथड है ये खुद ही कर लेगा, और जो अपनी कंपेंसेटिंग वाइंडिंग होती है दोस्तों उसका भी यूज हमें नहीं करना पड़ेगा। इसलिए जो सबसे बेस्ट मेथड होती है क्या होती है, इंटरपोल मेथड होती है, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा इंटरपोल मेथड, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यूएनएआई जंक्शन ट्रांजिस्टर में दो आधारों के बीच प्रतिरोध लगभग कितना होता है दोस्तों, इसको आपको याद रखना पड़ता है, इसलिए इसका आंसर आ जाएगा 5000 से 10000 ओम के मध्य में होता है, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द एम्पलीफायर इन विच द ट्रांजिस्टर बेसिस वोल्टेज एग्जिस्ट सो दैट द करंट फ्लो फॉर हाफ टाइम इनपुट सिग्नल इज कॉल्ड, तो इसका आ जाएगा दोस्तों बी, मतलब कि क्लास बी एम्पलीफायर के अंतर्गत इसका मतलब ये आता है इसका, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो विद्युत उपकरणों का प्रयोग करते समय निम्नलिखित में से कौन सी सावधानी रखनी चाहिए, तो देखिए, तो इसमें क्या बोल रहा है, अनावृत नंगे तार को नहीं पकड़ना चाहिए, ठीक है। कोई सब समझदार बच्चे ये सब नहीं करेंगे, है ना। तो इसका आंसर ये लगा ही देंगे, सही आंसर ही लगाएंगे। आपको सभी को पता है कि जो कंडक्टर होता है उसमें विद्युत धारा बहती है, उसको हाथ लगाएंगे तो हमारे में भी विद्युत धारा प्रभावित करेगी, जिससे हमारा काम खत्म हो सकता है, ठीक है। इसीलिए इसका क्या करेंगे, अनावृत नंगे तार को नहीं पकड़ना चाहिए, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस लैंप में अन्य लैंपों की तुलना में प्रकाशमान होने अधिकतम समय विलंब होता है, तो दोस्तों इसका मैं बता देना चाहूँ आपको, ये जो अपना यहाँ पे जो ऑप्शन दिया हुआ है तो उसका आंसर जाएगा सोडियम वाष्प लैंप, ठीक है। अब इससे 2-3 क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। सोडियम वाष्प लैंप जो होता है, सोडियम वेपर लैंप जो होता है, ठीक है। तो इससे पहला क्वेश्चन एक बनता है कि जब ये स्टार्ट होता है तो वो स्टार्टिंग में इसका जो कलर होता है वो कैसा होता है, तो हल्का गुलाबी होता है, हल्का क्या होता है, गुलाबी, ठीक है। हल्का क्या हो जाएगा, गुलाबी रंग होता है जब स्टार्ट होता है, ठीक है। और जब पूर्णतः प्रकाशित हो जाता है तो इसका कलर कैसा हो जाएगा, येलो, ठीक है। अब दूसरा और एक क्वेश्चन इससे बनता है कि इसको चालू पूर्णतः स्टार्ट होने में, मतलब कि पूरा प्रकाश देने में कितना समय लगता है, तो दोस्तों उसका आंसर आ जाएगा 5 से 10 मिनट का समय लगता है इसको पूर्णतः स्टार्ट होने के लिए, ठीक है। और एक क्वेश्चन इससे बनता है कि जैसे अभी चालू था, मतलब पूर्णतः स्टार्ट हो चुका है, चालू भी चालू, अब मैंने उसको क्या किया, उसको बंद कर दिया, फिर तुरंत उसको अगर मैं फिर से एक चालू किया, है ना, मतलब कि स्विच को फिर से मैंने उसको अगर ऑन किया तो वो और कितना समय लेगा, तो दोस्तों उसमें क्या हो जाएगा, वो 5 से 15 मिनट का फिर से समय ले लेगा। जैसे कि पहले से चालू था, मैंने उसको बंद किया और तुरंत स्टार्ट किया, तब उस कंडीशन में क्या होगा, वो अधिक समय लेगा, मतलब ये 5 से 15 मिनट का समय ले लेगा, ठीक है। ये आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कोर प्रकार के परिवर्तक में वेस्टर्न किस पर लपेटी जाती है, तो दोस्तों इसमें आपको पता होना चाहिए कि कोर जो होता है सिलिकॉन स्टील की बनी होती है, और जो वाइंडिंग्स होती है गाय पे लपेटी जाती है, कोर पे लपेटी जाती है। तो इसमें क्या बोला कि कोरों के, इसमें इसका आंसर है कोरों के दोनों भागों पर, जो कि ये, ठीक है, ऐसा होगा, वाइंडिंग ऐसा मतलब कि लपेट जाएंगे, ठीक है। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ ट्रांजिस्टर। तो इसमें पूछा कि इनमें से कौन सा ट्रांजिस्टर का टाइप है। तो आपको पता होना चाहिए जो ट्रांजिस्टर होते हैं दो प्रकार के होते हैं, अपना एनपीएन और पीएनपी। तो दोस्तों इसमें एक से यहाँ पे देख के रखा है पीएनपी, ठीक है। तो पीएनपी का दोस्तों ये देखो पीएनपी होता है और एक होता है एनपीएन। अब इसके अनुसार मैं आपको बताता हूँ कि कई बार क्या होता है कि इमीटर, बेस और कलेक्टर डायग्राम दे देगा, उसका नाम पूछ लेगा। तो मैं आपको यहाँ पे डायग्राम बना के दिखा देता हूँ कि कैसा बनता है। तो ये देखिए, ये मैं आपको पहले पीएनपी का बताता हूँ, पीएनपी। तो ये देखिए ये ऐसा हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा और ये इधर ये आ जाएगा, ठीक है, और ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये इसको बोलते हैं बेस, इसको बोलेंगे कलेक्टर। और यहाँ पे देखो तीर का निशान एक आ जाएगा दोस्तों अंदर, तो अंदर जाती है, इसको बोलेंगे इमीटर, ठीक है। ये आपका बन गया पीएनपी। और जो एनपीएन होगा उसमें कुछ नहीं, उसमें बस यहाँ से क्या हो, जैसे एनपीएन, तो उसमें कुछ नहीं, यहाँ का जो ये जो तीर का निशान है ये नीचे मतलब कि बाहर आता हो देखिएगा, तो उसको बोलेंगे एनपीआर, अंदर जा रहा है तो पीएनपी। ये इसमें एक बेसिक डिफरेंट है। और इनके जो टर्मिनल्स होते हैं, ये होता है बेस, ये होता है बेस, ये होता है कलेक्टर, ये होता है इमीटर। इन तीनों का नाम आपको याद रखना है, बेस, ठीक है, ठीक है, आपको ये सब नाम याद रखना जरूरी है, ठीक है। इसको बोलते हैं आधार, इसको कलेक्टर को बोलते हैं संग्राहक, और जो इमीटर होता है इसको बोलते हैं उत्सर्जक। इसके हिंदी में मतलब ये जो लैंग्वेज आती है दोस्तों शुद्ध हिंदी में आती है। कई बार बच्चे अपने को सब याद होती हुई भी हम गलत आंसर लगा के आ जाते हैं, क्योंकि इतनी खतरनाक हिंदी देता है इसमें कि दिमाग समझ में नहीं आता क्या करें वहां पर, ठीक है। तो आपको मैं बता दिया, ठीक है। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। विशिष्ट प्रतिरोध की ऐसा इकाई क्या होती है। कल ही मैंने इसको बताया था दोस्तों, आपको एमसीक्यू में बताया था और बहुत अच्छे से बताया था कि विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई क्या होती है। विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई क्या होती है, ओम मीटर होती है, ठीक। तो वो होती कैसे मैं आपको निकाल के बताता हूँ, ठीक है। विशिष्ट प्रतिरोध इकाई क्या होती है, ओम मीटर होती है। अब जैसे कि इसमें देखो पहले क्वेश्चन ऑप्शन में दिया ओम सेंटीमीटर, तो दोस्तों ये भी होती है और ये भी होती है, लेकिन उसने पूछा अंतरराष्ट्रीय मानक प्रणाली, तो इसका आ जाएगा ओम मीटर, क्योंकि देखो इंटरनेशनल लेवल पूछा इसलिए उसके ओम मीटर आ जाएगा। अभी निकलती कैसे कैसे मैं आपको वो बताता हूँ। इसको कैसे दर्शाते दोस्तों, रो से दर्शाते विशिष्ट प्रतिरोध को, जो कि क्या होता है आर इंटू के ए अपान के जल होता है। तो आर मतलब कि क्या हो जाएगा ओम, ओम, ठीक है, और ए मतलब क्या होता है इंटू के मीटर स्क्वायर अपान ए यल। ये दोस्तों नीचे में यल आएगा, ठीक है। यल मतलब कि लंबाई, लंबाई क्या में आती है, ये मीटर में आती है, ठीक है। मैं एक बार डबल से लिख के आपको दिखा देता हूँ, एक मिनट रुकिए। विशिष्ट प्रतिरोध रो बराबर क्या होता है आर ए अपान के यल, जिसकी क्या आ जाएंगी इकाई ओम, ये हो जाएगा मीटर का स्क्वायर अपान के क्या हो जाएगा मीटर। ये मीटर से मीटर का स्क्वायर कट जाएगा, ठीक है। तो क्या बचेगा दोस्तों, ओम मीटर बचेगा, जो कि हमको पूछा हुआ है, जो कि आंसर भी दिया हुआ है, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। श्रेणी संड क्षेत्र फ्लक्स उत्पन्न करते हैं तो उसी दिशा में कार्य करता है जिस दिशा में करता है। दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही मतलब जब में जो डीसी जनरेटर होता है उसकी जाना देखा जाता है, क्योंकि जो अपने टाइप्स ऑफ डीसी जनरेटर में होता है दोस्तों कंपाउंड जनरेटर आता है, तो उसके अंतर्गत आता है कम्युनिटी कंपाउंड जनरेटर होता है, ठीक है। ये कम्युनिटी कंपाउंड जनरेटर होता है जिसमें जो फ्लक्स बनता है एडिटिंग होता है, मतलब कि दोनों क्या होता है समान एक ही दिशा में कार्य करते हैं, ठीक है। और जो डिफरेंशियल होता है दोस्तों वो विपरीत दिशा में कार्य करता है। तो दोस्तों इसका जो फ्लक्स होता है फाई बराबर क्या हो जाएगा इसमें फाई प्लस के फाई, मतलब कि एस ई और एस एच, मतलब कि जो शंट फील्ड वाइंडिंग का जो फ्लक्स बनेगा और जो सीरीज फील्ड वाइंडिंग का जो फ्लक्स बनेगा, दोनों को क्या होगा जोड़ने में यौगिक वाला होगा, इसलिए इसको बोलते हैं संचय यौगिक जनरेटर। इसको इसका नाम है कम्युनिटी कंपाउंड जनरेटर, ठीक है। तो इसका ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों मेरा जो अपना टेक्निकल का जो वेटेज था इसमें आपको मैंने बताया पूरा, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो डीआरडीओ के लिए, तो दोस्तों ये मैंने कंप्लीट कर दिया, ठीक है। अब आप देखेंगे जो नॉन टेक्निकल का जो सेक्शन है तो वो किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं, मैं उनको हल नहीं करूंगा, सिर्फ आपको बता दूंगा कि किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो अब जानेंगे जैसे जनरल अवेयरनेस, जैसे कि जो अपना डीआरडीओ दोस्तों उसमें 40 नंबर का अपना क्या आने वाला है नॉन टेक आने वाला है, ठीक है। और जो 80 नंबर का टेक्निकल आने वाला है, तो जैसे कि आपको तो मैंने टेक्निकल पूरा बता दिया इसमें, ठीक है। अब जो नॉन टेक है उसकी वो भी क्या है अपना मैथ्स है, रीजनिंग है, 10 नंबर का मैथ्स है, 10 नंबर की रीजनिंग है, इंग्लिश 10 नंबर की है, और जो जनरल अवेयरनेस जो भारत का जीके जो जनरल साइंस और जनरल भी होता है वो सब वो उसमें क्या पूछेगा, और उसमें कुछ कुछ करंट अफेयर के भी क्वेश्चन डाल देता है दोस्तों, ठीक है। तो ये सब मतलब 10 टोटल मिला के 40 नंबर क्वेश्चन हो जाते हैं, ठीक है। अब देखते हैं हम इसका आगे। तो देखिए ये किस टाइप भारत में मतलब जो भारत पूछेगा इंडिया लेवल का क्वेश्चन पूछेगा, तो देखिए आप इस टाइप से क्वेश्चन ही पूछेगा, ठीक है। तो देख पा रहे हो, मैं इसको आगे बात जाता हूँ, आप देख लेना, ठीक है। ये हो गया,
ये युद्ध पूछ सकता है, वर्तमान के 1-2 क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। ये अगर दोस्तों मैं इन सबको पूरा बताऊंगा तो क्या है, ये बहुत लंबा ना जो पेपर है बहुत लंबा हो जाएगा, है ना। अब जैसे इसमें दिए क्वांटिटी एप्टीट्यूड, तो आपको पता है कि क्वांटिटी एप्टीट्यूड कितने नंबर का आने वाला, 10 नंबर का आने वाला। तो देखिए दोस्तों इस टाइप से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे एग्जाम में, ठीक है। बहुत ही अच्छा एग्जाम ये मतलब पेपर है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो आप इसको पूरा देखिएगा, है ना। तो देख पा रहे हो ये क्वांटिटी एप्टीट्यूड जनरल मैथ से ऐसा ही इसी प्रकार से आएगा। ये देखिए, ये देखिए, ठीक है, देख पा रहे हो आप। अब आ जाता है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, मतलब कि रीजनिंग भी कितने नंबर की, अपनी 10 नंबर की, आपको पता ही होगा, ठीक है। अब देखते हैं इसमें, देखिए ये श्रृंखला आ जाएगी इसमें। आप ये देख पा रहे हो नीचे क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन मतलब आपको कोई पूरा पूरा देखने को मिलेंगे। ये इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये देखिए आप, ये भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। ये सब पूरा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, देख पा रहे हो आप। अब आ गया जनरल इंग्लिश, ठीक है। ये जनरल इंग्लिश आ गई, ठीक है। ये भी अपने 10 नंबर की, ठीक है। तो आपको देखिए ये जो इस टाइप के क्वेश्चन इसमें आपको पूरे देखने को मिलेंगे, अपने DRD को एग्जाम होने वाला भी, ठीक है। तो देख पा रहे हो आप इसको मैं आपको पूरा दिखा देता हूँ कि इस टाइप से पेपर आता है ना। तो दोस्तों खत्म हो गया अपना पेपर, ठीक है। तो दोस्तों आज का कैसा रहा सेशन बताइएगा मुझे कमेंट बॉक्स में। तो दोस्तों आपको जो मैं इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के बारे में जो बताया कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और दोस्तों को भी शेयर करिएगा तथा वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। तो बहुत मदद लगती है दोस्तों वीडियो बनाने के लिए, ठीक है दोस्तों। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों आज तो संडे था इसलिए मेरा टाइम था तो बना दिया दोस्तों। वैसे तो मुझे टाइम मिलता नहीं अधिकतर, क्योंकि जॉब में जाना पड़ता है दोस्तों मुझे, नहीं तो टाइम मिलता है तो मैं जब भी मुझे टाइम मिलता है तो मैं आप लोगों के लिए ये मतलब जो पेपर हो गया, फिर जो भी अपना इलेक्ट्रिकल से जो भी रिलेटेड क्वेश्चन हो गया, फिर जो भी डालना रहता है मैं डालते रहता दोस्तों। तो इसमें प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर हो गया, मोटर मेगर हो गया, इन सब के इसमें प्रैक्टिकल में डाल के रखा हूँ। आपको बेसिक जैसे ट्रांसफार्मर का पूरा देखना है, पूरा स्ट्रक्चर सब चीज डाल के रखा हूँ। तो दोस्तों धन्यवाद।